जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से, जिसमें हिंदी का तीसरा क्लास है, जिसमें पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसके पीछे 2 क्लास हो चुका है, जिसमें हम स्वरों के वर्गीकरण और स्वरों की संख्या के आधारित कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या व्यंजन का वर्गीकरण। सबसे पहले व्यंजन के बारे में हम समझते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए क्या दिया है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि देखिए तो क बोलते हैं ना, क को बोलेंगे तो क जब बोलेंगे तो क बोलते हैं तो अ आता है ना, तो इसलिए बोलना संभव नहीं है, लेकिन लिखना संभव है। ठीक, देखिए दिया है ना, स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। बिना स्वर वाले व्यंजन को हलंत लगा होता है। जैसे कोई भी व्यंजन हम लिखते हैं इस तरह, तो इसमें स्वर छिपा है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे तो क इस तरह प्लस अ लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो अ इसमें छिपा है ना, लेकिन अगर बिना स्वर का लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह नीचे हलंत लगा कर लिखेंगे। बात समझ में आया? नीचे क्या लगा कर, और बिना स्वर वाले व्यंजन लिखेंगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं आधा व्यंजन भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? आधा व्यंजन। अगर हलंत लगा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? आधा व्यंजन बोलेंगे। इसी प्रकार देखिए अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या। पूछता है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है हमारा? 39। ठीक है, 39 को में देखिए कौन कौन होता है। 25 को हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। क्या 25 तो क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद से 4 होता है अंतस्थ व्यंजन। आगे समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन होता है। लेकिन अभी समझ लीजिए 25 क्या होता है हमारा? स्पर्शी व्यंजन होता है। 4 हमारा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। उसके बाद से आता है 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना? 4 4 को कौन आएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा। उसके बाद से 4 आएगा क्या? संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन। उसके बाद से 2 आता है द्विगुण व्यंजन। 2 क्या आएगा? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, यानी 39 को में देखिए तो 25 को ही 4 4 8 4 12 और 2 कितना होता है? 14। 25 14 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा ना। यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितना? 39। 39 को में 25 को स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। अगला देखिए तो परंपरागत रूप से क्वेश्चन पूछता है, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो कहाँ कितनी होती है? परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या हमारा कितना माना गया है? 33 माना गया है, जो कहाँ से कहाँ तक लेकर होता है? क से लेकर ह तक। क से लेकर ह तक मानी गई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा कि समानता प्रत्येक व्यंजन में अ मिला रहता है। अभी पीछे बात बताए ना, कोई भी व्यंजन लिखेंगे, जैसे क लिखे थे, क को इसमें हम ऐसे लिखेंगे ना, क प्लस अ, नीचे हलंत लगा कर लिखते हैं क प्लस अ। तो किसी भी कोई भी वर्ण हो उसमें क्या लिखा है? कोई भी व्यंजन उसमें क्या मिला रहेगा? स्वर मिला रहेगा, यानी अ मिला रहता है। जिस व्यंजन में अ स्वर लगा रहता है उसके नीचे हलंत नहीं होता है। तभी बताए हैं, अगर अ नहीं रहेगा तो नीचे हलंत लगा के लिखेंगे, और रहेगा तो हलंत नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, भिन्न भिन्न स्वरों में व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए क के साथ अ मिलाए हैं तो क बन गया ना। इसी क के साथ अगर हम आ मिलाते तो क्या बनता? का मिलता। अगर इसी क के साथ कोई भी ले लीजिए, इसी क के साथ छोटी मिलाएंगे तो की बनेगा ना, की बनेगा ना। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ग है, ग के साथ बड़ी मिला लीजिए, ग के साथ गपई की मात्रा गी बनेगा ना, इसी प्रकार देखिए अ आया है, केवल अ मिला है, क में अ मिला है तो क बन गया, क में आ मिला है तो का बन गया है, छोटी मिलेगा तो की बनेगा, बड़ी मिलेगा तो की बनेगा, के का। इसी प्रकार सब बनेंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे देखिए तो हलंत किसे कहते हैं? हलंत, जैसे हलंत मतलब कोई वर्ण लिखते हैं ना, जो नीचे ही चिन्ह लगाते हैं, नीचे चिन्ह, इसी को क्या बोला जाता है? हलंत बोला जाता है। यानी अगर स्वर साथ में न रहेगा, अगर स्वर साथ में न रहेगा तो हलंत लगा कर लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। इसी प्रकार इसको देख लीजिए तो अजंत किसे कहते हैं? स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं? अजंत बोलते हैं। कोई भी व्यंजन हो जिसे स्वर से अंत हो उसे क्या बोलेंगे? अजंत बोलेंगे। आगे देखिए, आगे हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इसे एक और नाम है क्या? वर्गीय व्यंजन। इसकी संख्या हमारा 25 होती है। देखिए, जिन व्यंजनों को उच्चारण मुख हवा से किसी न किसी भाग से छूकर निकलती है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मुख से हवा किसी न किसी भाग से छूकर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है। देखिए कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर म तक। इसका संख्या कितना हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन का संख्या कितना हो जाएगा? 25। कितना? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25। क से लेकर कहाँ तक? म तक। क से लेकर म तक होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25। क से लेकर म तक। अब देखिए, अच्छा इस सबसे पहले समझिए, क वर्ग है ना, ये क्या है? क वर्ग। हमसे क्वेश्चन पूछता है ना
जैसे मान लीजिए क का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो क का उच्चारण स्थान कहाँ से, कंठ से। इसको याद करना बहुत जरूरी रहता है, तो इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको बोलेंगे हम क्या, क वर्ग, ये च से शुरू है तो पूरा च वर्ग हो गया, ठीक है, च छ ज झ यहाँ तक। इसी प्रकार ट से शुरू है तो ट ठ ड ढ अण, कौन वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। इसी प्रकार त से शुरू है तो त थ द ध न, कौन वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। इसी प्रकार प से शुरू है ना, प फ ब भ म, कौन वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। यानी इसको बोलेंगे क वर्ग क से शुरू है तो, च वर्ग च से शुरू है तो, ट वर्ग बोलेंगे ट से शुरू है तो, त वर्ग बोलेंगे क्योंकि त से शुरू है, प वर्ग बोलेंगे क्योंकि प से शुरू है, ठीक है। तो सबसे पहले याद, जैसे मान लीजिए कोई आगे ख का पूछ दिया कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, तो कैसे ख को पहले चेक करेंगे किस वर्ग में जाता है, किस वर्ग में जाएगा, क वर्ग में जाएगा ना, क वर्ग में। तो सबसे पहले याद करना पड़ेगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में कौन कौन अक्षर होता है, कौन कौन व्यंजन होता है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक होता है क्या, केटीएम, केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम 2, इसको याद कर लिए, केटीएम 2 याद रहेगा। देखिए क्या फायदा रहेगा, के से हो जाएगा हमारा कंठ, टी से हो जाएगा क्या, तालु, यम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओष्ठ। क्या, के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, यम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा क्या, ओष्ठ हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी केटीएम 2। तो क वर्ग का क्या हो जाएगा, क वर्ग कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी के से हो जाएगा क वर्ग, के से कंठ हो जाएगा जो क वर्ग के लिए हो जाए। 2 नंबर पर कौन आता है, टी आता है, टी से तालु जो च वर्ग के लिए हो जाएगा। यम से मूर्धा आएगा, ये कौन सा वर्ग होगा, ट वर्ग होगा। डी से दंत जो त वर्ग, ओ से ओठ हो जाएगा, को कौन, पी वर्ग, अति ओठ जो प वर्ग से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क वर्ग के टी एम 2, केटीएम 2। अब पता कीजिए कि मान लीजिए धनुष ध है, ध है ना, ये किस में जाएगा, तो इसको पता करना है कौन सा वर्ग में जाएगा, कौन सा वर्ग में जाएगा जी, तो वर्ग में जाएगा ना, तो वर्ग 4 नंबर पाता है ना, 4 नंबर क्या है, केटीएम 2। डी आएगा ना, डी का क्या होता है, दंत होता है, यानी दंत से उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार पूछ दिया ज का, तो ज किस में जाएगा, च छ ज आता है ना, तो च वर्ग में जाएगा ना, च वर्ग 2 नंबर पर आता है, के टी, टी 2 नंबर पर है ना, टी से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए थ का पूछेगा या फ का पूछेगा, फ मान लीजिए ये फ है ना, तो प के बाद से फ आएगा ना, तो कौन सा वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। प वर्ग अंतिम वाला है ना, अंतिम वाला है ना, तो अंतिम में क्या आता है, केटीएम 2, डी ओ ना, 2 ओ हो है ना, तो ओ कैसे क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी इसको क्या बोलते हैं, पूरा वाला को ओठ से हो जाएगा। यानी शुरू से देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, कंठ से, दूसरा वाला तालु से, तीसरा वाला मूर्धा से, चौथा वाला दंत से, पांचवा वाला ओठ से, ठीक। यानी इसका उच्चारण स्थान हमारा हो गया कहाँ से, कंठ से, दूसरा वाला कहीं सबका तालु से, इसका मूर्धा से, इसका हो गया दंत से, इसका हो गया ओठ से। याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे देखिए, आगे है अंतस्थ व्यंजन। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अच्छा पढ़ते ना कितना, यहाँ देखिए तो थोड़ा, यहाँ देखिए ये पढ़ते ना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितना, 39, जिसमें 25 गो स्पर्श व्यंजन, 25 गो स्पर्श व्यंजन, 25 गो में स्पर्श व्यंजन यहाँ पढ़े हैं ना, 25 गो स्पर्श व्यंजन यहाँ पढ़े हैं ना। यहाँ देखिए तो यही 25 को कौन था, स्पर्श व्यंजन था। इसकी संख्या कितना होती है स्पर्श व्यंजन की, 25 ठो, यही था 25 ठो। अगला देखिए, अगला क्या था, अगला था अंतस्थ व्यंजन। अगला अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य व य र ल व, एक मिनट, य र ल अव, यही 4 गो होता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ठीक है, य र ल व कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना, 4 ठो, कौन, य र ल व। अब देखिए यहाँ तो य हो गया, इ र हो गया, इ ल हो गया, इ व, ये चारों कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। अब इसमें देखिए य को और व को, य को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ठीक, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। बात समझ में आया, अर्ध स्वर। देखिए ये व्यंजन भले है, जैसे ये व्यंजन के अंदर आता है, यह और वह व्यंजन है, लेकिन इसका नाम हम बस है क्या, अर्ध स्वर, इसको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, इसे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक, कि यह और वह, ये तो व्यंजन है तो स्वर कैसे होगा, इसका बस नाम है अर्ध स्वर, ठीक है, इसका नाम क्या है, अर्ध स्वर। इसी तरह र है ना, र को हम लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, क्या, लुंठित वर्ण। क्वेश्चन पूछता है कि लुंठित वर्ण कौन होगा, तो कौन होगा, र होगा। इसी तरह एक पार्श्विक वर्ण होता है, पार्श्विक वर्ण कौन है, ल है। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, ल को बोलते हैं। यानी य और व को अर्ध स्वर, र को बोलेंगे लुंठित वर्ण, और ल को बोलेंगे क्या, पार्श्विक वर्ण। चारों कौन सा, चारों किस में जाएगा, ये अंतस्थ व्यंजन जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन में भी इसको बांटा गया ना, देखिए तो अगर पूछ देगा, अंदर से ज़्यादा पूछता है तो पूछ देगा अर्ध स्वर किससे कहता है, अर्ध स्वर कौन है, यह है और वह है। र के लिए, र कौन सा वर्ण है, लुंठित वर्ण है। ल कौन सा वर्ण है, पार्श्विक वर्ण। लेकिन अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, य र ल व,
ठीक है। इसी प्रकार इसका थोड़ा उच्चारण स्थान समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान, ठीक है। देखिए तो य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, ठीक है, क्योंकि इसका तालु से उच्चारण स्थान करता है इसीलिए तालव्य हो जाएगा, ठीक है। युवा छुट्टा है। यहाँ देखिए य का उच्चारण स्थान निकालना है ना, य का उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं इसलिए बोलेंगे तालव्य, ठीक है, तालव्य। उसके बाद से र का दंत और मूल, दंत से और मुसुरा से दोनों से उच्चारण स्थान करते हैं इसलिए वत्सर्य हो जाएगा, ठीक है, वत्सर्य। उसके बाद से ल का भी क्या दंत और मसूड़ा है इसलिए वत्सर्य हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार व है ना, व का देखिए तो ऊपर के दांत और निचला दांत, यानी ऊपर के दांत और निचला दांत इसलिए क्या दंतोष्ठ बोलेंगे। ऊपर और नीचे दोनों के दांत से उच्चारण स्थान इसलिए बोलेंगे इसको क्या दंतोष्ठ बोलेंगे। आगे देखिए तो आगे हमारा उष्म व्यंजन। कौन? उष्म व्यंजन। इसका एक और नाम है संघर्षी व्यंजन। ये होता है स तीनों स ह, ठीक है, स तीनों जो 3 ठो स होता है स इसे क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितना होती है? 4 ठो होती है। देखिए तो स हो गया, स हो गया, स हो गया और ह हो गया। इसमें देखिए ह को हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण। कभी कभी पूछता है कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो कौन सा है? ह है। ह क्या है? काकल्य वर्ण। अच्छा उष्म व्यंजन पूछेगा तो स ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब इसका उच्चारण स्थान समझिए तो स है ना, स का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से। इसका कहाँ से? मूर्धा से। इसका कहाँ? स का उच्चारण स्थान दंत मूल से, और ह का उच्चारण स्थान स्वरयंत यानी कंठ और कंठ के भीतर से, ठीक है। इसका वर्ग हो गया। चलिए आगे देखिए तो आगे हमारा कौन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है? संयुक्त व्यंजन सबसे पहले समझते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4 ठो, यानी अंतस्थ व्यंजन भी 4, उष्म व्यंजन भी 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4, ठीक है। अच्छा संयुक्त व्यंजन देखिए कौन कौन होता है? तेरसूत्र, छत्रिछ, तेरसूत्र, अज्ञा और स्र, ठीक है। इस 4 को हमारा कौन होता है? 4 को कौन होता है? संयुक्त व्यंजन। देखिए तो त्र, स्र, छ और अज्ञा, ठीक है। अब इसको देखिए 4 को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा इसको तोड़कर भी पता कर लेते हैं। क्या 6 को तोड़ेंगे तो क प्लस स में टूटेगा। क्या? क प्लस स। त्र को टूटेंगे त प्लस र में टूटेगा। इस स्र को टूटेंगे तो स प्लस र में टूटेगा। बात समझ में आया? अज्ञा को तोड़ेंगे ज्ञानी का तो ज प्लस य में टूटेगा, य में टूटेगा, ठीक है, ज प्लस य में टूटेगा। ये समझ में आया? ऐसा देखिए तो ऋषि र, यहाँ देखिए क्या दिया, ऋषि र मात्रा का प्रयोग त्र और स्र के साथ नहीं होता है। ऋषि र मात्रा का जो होता है ना, इसका प्रयोग कभी भी त्रिशूल त्र और स्र के साथ नहीं होगा। आगे देखिए क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। क्या? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? देखिए उच्छिप्त व्यंजन हमारा 2 होता है। ये 2 ठो होता है। जैसे ये पूछ देता है कभी कभी, ये सिंपल क्वेश्चन। उच्छिप्त व्यंजन ये ड ढ है ना, नीचे बिंदी लगा देंगे ना, नीचे बिंदी, इसी को हम क्या बोलेंगे? उच्छिप्त व्यंजन बोलेंगे। यहाँ देखिए ना, यही है उच्छिप्त व्यंजन, ड और ढ। ये हिंदी भाषा के न्यूनतम विकसित व्यंजन है। हिंदी भाषा में न्यूनतम विकसित यानी हिंदी भाषा में आया है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। संस्कृत भाषा में क्या इसका प्रयोग नहीं मिलता है। इसे क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। अच्छा टॉप वर्ग में आएगा। देखिए ना यहाँ टॉप वर्ग में, इसलिए उच्छिप्त व्यंजन उच्छिप्त वर्ग भी बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ड और ढ है ना, यही ड और ढ कहाँ गया? ड और ढ, यही ड है ना, यहाँ ड और ढ, यहाँ नीचे बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उच्छिप्त वर्ण है ना, इसका स्थान यहीं पर है। अगर बिंदी लगा देंगे तो ये ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके उच्छिप्त वर्ग भी इसे कहते हैं। टॉप वर्ग को क्या बोलते हैं? उच्छिप्त वर्ग भी बोलते हैं। आगे देखिए, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्लास में पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्णों का वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए घोष के आधार पर पूछता है, अघोष होता है, सघोष होता है, 2 प्रकार के। घोष में कौन कौन वर्ण आते हैं, सघोष में कौन कौन वर्ण आते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।